मध्य पूर्व में युद्ध और बढ़ गया है और ये पूरी दुनिया के लिए तबाही बन सकता है। पहली बार मैं कह सकता हूं, ट्रंप ने कहा, ट्रंप ने किया। मंगलवार को उन्होंने फॉक्स न्यूज पर लाइव धमकी दी कि अगर वे बातचीत नहीं करते तो अगले हफ्ते उनकी सारी बिजली, घर और पुल उड़ा देंगे। देखिए, उन्होंने अगले हफ्ते का इंतजार नहीं किया और इसी रात, लगातार छठी रात हमलों की, अमेरिकी वायुसेना ने ईरान के दक्षिण में पुलों पर बमबारी की, सड़क और रेलवे दोनों पुलों पर, जिससे देश के मुख्य बंदरगाह बंदर अब्बास को तेहरान जाने वाली सड़कों से काट दिया गया। ईरान ने युद्ध में पहली बार अपनी ऊर्जा प्रणाली पर हमलों को स्वीकार किया। ईरान के ऊर्जा मंत्रालय ने दक्षिणी प्रांतों के निवासियों से सचमुच गुहार लगाई कि वे बचत करें बिजली समिति। हालांकि अमेरिका ने ऊर्जा प्रणाली पर हमलों की जानकारी नहीं दी। तेहरान ने भी इस पर ऐसा जवाब दिया जैसा उसने पहले कभी नहीं दिया था। मिसाइलें एक साथ 7 देशों पर दागे गए और पहली बार सीरिया भी हमले की चपेट में आया। सबसे डरावना यह है कि ईरान ने यमनी हूती विद्रोहियों को लाल सागर में बाब अल मंदेब जलडमरू मध्य बंद करने के लिए तैयार रहने का आदेश दे दिया है। रॉकेट तैनात है, समूह सिर्फ आदेश की प्रतीक्षा कर रहा है। इस एपिसोड में 48 घंटों में बढ़े तनाव की पूरी तस्वीर दिखाई गई है। दोनों पक्षों के बयान शब्दशः, ईरान की तरफ से डोनाल्ड ट्रंप को दी गई व्यक्तिगत धमकियां और इस सवाल का ठंडे दिमाग से जवाब कि यह सब कहां जा रहा है। मेरा नाम अलेक्सिया पेची है। आइए हम सब मिलकर इस विषय पर चर्चा करें। लेकिन शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है कि इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। हम 3 लाख सब्सक्राइबर्स की ओर बढ़ रहे हैं। आपकी सदस्यता के लिए मैं आभारी हूं। तो चलिए अमेरिकी हमलों से शुरू करते हैं, क्योंकि आज रात अमेरिका ने एक नया स्तर हासिल किया है। लक्ष्यों के पीछे की तर्क श्रृंखला देखें। अमेरिका ने आज रात हार्मज़गान प्रांत में पुलों पर बमबारी की। हमले बंदर हमीर शहर पर हुए, जो होर्मुज जलडमरू मध्य के तट पर है। और यहां एक महत्वपूर्ण बात है, सड़क और रेलवे पुलों पर हमले ऐसा लगता है बंदर अब्बास को काटने के लिए किए गए हैं, यानी ईरान के मुख्य बंदरगाह को उन सड़कों से अलग करने के लिए जो देश के केंद्रीय इलाकों और आगे तेहरान तक जाती हैं। अन्य मार्ग अभी खुले हैं, लेकिन अमेरिकी हमले बढ़ सकते हैं, जिससे न केवल सैन्य सामानों की आवाजाही बल्कि ईरान की 9 करोड़ आबादी के लिए सामानों की आपूर्ति भी बाधित हो सकती है। किसी हद तक ये यूक्रेन की रक्षा बलों की रणनीति की याद दिलाता है, जो रूसी रसद को उनके पीछे के इलाकों में नष्ट कर रहे हैं। रणनीति का सार यह है, अभी अमेरिका की यही रणनीति है। अमेरिका ने ईरान को लॉजिस्टिक रूप से टुकड़ों में काटना शुरू कर दिया है। वे कारखानों या रडारों पर बम नहीं गिरा रहे, बल्कि देश के मुख्य बंदरगाह को राजधानी से काट रहे हैं, यानी रसद व्यवस्था तोड़ रहे हैं। मतलब उस बंदरगाह पर सामान आ सकता है, लेकिन आगे ले जाना नामुमकिन है, क्योंकि पुल टूटे हैं। अरे ये देश के बुनियादी ढांचे के खिलाफ युद्ध है। इसके अलावा उसी रात हमले के बाद ओमान की खाड़ी के किनारे चाबहार बंदरगाह में कंट्रोल टावर में आग लग गई। साथ ही हवाई अड्डे की क्षतिग्रस्त बुनियादी ढांचा, टेलीकॉम नेटवर्क और रेलवे भी। अब पेंटागन प्रमुख पीट हेग्सेट खुद को नहीं रोक पाए और सोशल मीडिया पर चाबहार के गिरते टावर की तस्वीर पोस्ट कर दी, और वो भी गर्व से, जैसे कोई ट्रॉफी हो। ट्रॉफी समझिए। देखिए, हमने नागरिक कंट्रोल टावर को तबाह कर दिया, जो उसी पोर्ट को संचालित करता है। तेहरान में अलग संकेत मिल रहे हैं। यहां एक बहुत अहम बात है, जो टूटे पुलों से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। ईरान ने पहली बार ऊर्जा अवसंरचना पर हमलों को स्वीकार किया है। हालांकि अमेरिकी इस बारे में अभी तक चुप हैं। अमेरिकी केंद्रीय कमान ने ऊर्जा क्षेत्र पर हमलों को लेकर कोई बयान नहीं दिया। लेकिन आज ईरान के ऊर्जा मंत्रालय ने दक्षिणी प्रांतों के निवासियों से बिजली की खपत कम करने की अपील की है, ये बताते हुए कि ये इलाके इस समय भीषण गर्मी और, ध्यान दें, ऊर्जा अवसंरचना पर हमलों का सामना कर रहे हैं। और आप बस कल्पना कीजिए, ईरान की सरकार अपने दक्षिणी नागरिकों से 40 डिग्री की गर्मी में एयर कंडीशनर बंद करने को कह रही है, क्योंकि बिजली घरों पर कथित तौर पर हमले हो रहे हैं। ईरानी आंकड़ों के मुताबिक अमेरिकी हमलों में 35 से ज्यादा लोग मारे गए और 300 से अधिक घायल हुए। शुक्रवार को यह संख्या और बढ़ी। अब जवाब ईरान का, और वो बीती रात अभूतपूर्व रूप से व्यापक था। यह सिर्फ साबित करता है कि दोनों पक्ष इस युद्ध को और बढ़ा रहे हैं।
शुक्रवार सुबह की रिपोर्टों के अनुसार ईरानी मिसाइलों और ड्रोन के खिलाफ रक्षा उपायों को एक साथ बहरीन, इराक, कुवैत, ओमान, कतर, जॉर्डन और पहली बार सीरिया तक को अपनाना पड़ा। यानी ध्यान दीजिए, एक ही रात में 7 देश ईरान के हमले की चपेट में आ गए। ये इन हमलों के क्षेत्र का साफ साफ विस्तार है। पिछली रात तनाव के इस चरण में पहली बार जॉर्डन पर हमला हुआ और अब सीरिया पर भी हमला हुआ है। आइए मुख्य बिंदुओं पर चलते हैं। कतर, और यह खास तौर पर विडंबनापूर्ण है क्योंकि दोहा पूरी जंग के दौरान वॉशिंगटन और तेहरान के बीच एक अहम मध्यस्थ रहा है। मैं याद दिला दूं कि दोहा में छुपे थे मिसाल के तौर पर गाजा पट्टी के हमास आंदोलन के सरगना। कुल मिलाकर कतर हमेशा इन आतंकवादियों के लिए ट्रांजिट पॉइंट रहा है। कतर रक्षा मंत्रालय ने रॉकेट हमले को रोकने और गृह मंत्रालय ने एक बच्चे के घायल होने की सूचना दी है। उसे इंटरसेप्ट की गई मिसाइल के टुकड़े से चोट आई। इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स ने अमेरिकी एयरबेस अल उदैद पर 15वीं लहर के हमलों की जानकारी दी है और दावा किया है कि उन्होंने लंबी दूरी की पहचान करने वाला रडार और अमेरिका के कई रणनीतिक टैंकर विमान नष्ट कर दिए हैं। अगर यह सही है तो अमेरिकियों को बड़ा नुकसान होगा। और जॉर्डन में सेना ने 3 ईरानी मिसाइलों को रोकने की सूचना दी है। बहरीन, ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के अनुसार जुफैरा के अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमला हुआ और इस रात की सनसनी सीरिया है। इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने बताया कि उसने सीरिया के दक्षिण पूर्व में अत तनफ बेस पर अमेरिकी बलों पर हमला किया। तस्नीम एजेंसी के अनुसार इसे ईरान शाहरू पर हुए घातक अमेरिकी हमलों का बदला बताया गया है। वैसे ये पूरी जंग के दौरान सीरियाई क्षेत्र पर ईरान का पहला सीधा हमला है और यह साफ है कि इस जंग की भौगोलिक सीमा अब एक और देश तक फैल गई है। यहां सच कहे तो एक तरह की सूचना संबंधी उलझन शुरू हो गई क्योंकि सीरियाई सैन्य सूत्रों ने एएफपी को बताया कि अट तनफ पर कोई हमला हुआ ही नहीं था। दूसरी जानकारी के मुताबिक अमेरिकियों ने इस बेस से अपने सैनिकों को पहले ही यानी 2026 की शुरुआत में हटा लिया था, इसलिए ना तो कोई नुकसान हुआ और ना ही कोई हताहत हुआ। तो मतलब ईरानियों ने शायद खाली बेस पर ही गर्व से बमबारी कर दी। लेकिन राजनीतिक तथ्य तो तथ्य ही रहता है। तेहरान ने घोषणा कर दी है कि अब वो सीरिया पर भी हमला कर रहा है। तेहरान इस मुहिम का तर्क कुछ यूं देता है। वो कहता है कि वो क्षेत्र में अमेरिकी ठिकानों को निशाना बना रहा है और जोर देता है कि वॉशिंगटन इनका इस्तेमाल ईरान पर हमले के लिए कर रहा है। उसकी भाषा भी बहुत सख्त है। आगे हत्ताम अल अंबिया कमांड का बयान, हम अमेरिका या किसी बाहरी ताकत को हरमुज जलडमरू मध्य के मामलों में दखल की इजाजत नहीं देंगे। अगर डोनाल्ड ट्रंप की हालिया धमकियां जिनमें ईरानी बुनियादी ढांचे पर हमले शामिल हैं अमल में आई तो क्षेत्र की पूरी बुनियादी ढांचा ईरानी बलों के हमलों से तबाह हो जाएगी। जैसा कि आप सुन रहे हैं, पूरे क्षेत्र का बुनियादी ढांचा ये सीधी धमकी है। वैसे ये धमकी अमेरिका को नहीं बल्कि दुबई, दोहा, अर-रियाद और आसपास के सभी लोगों को है। और आज दुबई में फिर से धमाकों की आवाजें सुनी गईं। इसके अलावा ईरानी हमलों ने कुवैत में एक बिजली घर और पानी को मीठा करने वाले संयंत्र को नुकसान पहुंचाया। खास तौर पर कुवैत के बिजली, जल आपूर्ति और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने बताया कि ईरानी हमलों के कारण एक बिजली घर में भीषण आग लग गई जिससे कुछ ऊर्जा इकाइयां बंद हो गईं और संयंत्र को गंभीर नुकसान पहुंचा। आग बुझा दी गई है, अधिकारी मरम्मत की तैयारी कर रहे हैं और जनता से बिजली बचाने का अनुरोध कर रहे हैं। सबसे अहम बात यह है कि गोलाबारी में पानी मीठा करने वाले एक संयंत्र को नुकसान हुआ है। ऐसे संयंत्र देश की 90% जल जरूरतें पूरी करते हैं, यानी ईरान ने अहम बुनियादी ढांचे पर हमला शुरू कर दिया है। लेकिन फिर भी ईरान ने अभी तक अपना आखिरी तुरुप का पत्ता नहीं खेला है, लेकिन उसने उसे गड्डी से निकाल जरूर लिया है। रॉयटर्स ने 3 सूत्रों के हवाले से, जिनमें 2 उच्च पदस्थ ईरानी और एक क्षेत्रीय सूत्र शामिल है, लिखा है ईरान ने यमनी हूती आंदोलन से कहा है कि वे बाब अल मंदेब जलडमरू मध्य यानी लाल सागर के द्वार को बंद करने के लिए तैयार रहें अगर संयुक्त राज्य अमेरिका ईरान की ऊर्जा अवसंरचना पर हमला करता है। तो सबसे पहले ये अब सिर्फ एक कागज पर बनी योजना नहीं है जैसा कि कहा जाता है। सूत्रों के अनुसार इस मुद्दे पर ईरान ने चर्चा की है। ये इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान के नेतृत्व के स्तर पर है और हूतियों तक पहुंचा दिया गया है। दूसरी बात, सब कुछ पहले से तैयार है।
हूटियों के करीबी एक सूत्र ने बताया कि समूह ने जहाजरानी पर हमलों की तैयारी पूरी कर ली है। उन्होंने हुदैदा और अदन की खाड़ी के ऊपर यमन की पहाड़ियों में मिसाइलें और ड्रोन तैनात कर दिए हैं और आदेश का इंतजार कर रहे हैं। और तीसरी बात, सबसे महत्वपूर्ण फैसला कि बाब अल मंदेब जलडमरू मध्य को कब बंद किया जाए, ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स के प्रतिनिधि लेंगे जो पहले से ही यमन में मौजूद हैं। यानी जैसा कि कहा जाता है, स्विच हूतियों के पास नहीं है, स्विच यमन की धरती पर ईरानी जनरलों के पास है। वैसे याद है, पिछले हफ्ते सऊदी अरब ने वहां सना एयरपोर्ट पर हमला किया था ताकि तेहरान से सीधे आ रहे विमान की लैंडिंग ना हो सके, और तब वो विमान हुदैदा में उतरा था। इसलिए यह मुमकिन है कि उसी विमान से वही प्रतिनिधि यात्रा कर रहे थे। IRGC। हमने पिछले एपिसोड्स में इसका मतलब बताया था, लेकिन मैं आंकड़े फिर से याद दिला देता हूं क्योंकि वही तय करते हैं। हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य फरवरी से बंद है। सऊदी अरब के लिए एकमात्र वैकल्पिक रास्ता पूर्व पश्चिम पाइपलाइन है जो यनबू बंदरगाह तक जाती है। यनबू बंदरगाह लाल सागर में है। देखिए, और सऊदी अरब के कुल तेल का 75% तक का निर्यात वहीं से सीधे बाब अल मंदब जलडमरू मध्य से होकर जाता है। अगर दूसरा दरवाजा भी बंद हो जाए, जैसे हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य बंद है, अब सिर्फ बाब अल मंदब जलडमरू मध्य बचा है, और तब सबसे बड़े तेल निर्यातक सऊदी अरब के पास अपने खरीदारों तक पहुंचने का कोई रास्ता नहीं बचेगा। हां, दोनों जलडमरू मध्य ईरान की मुट्ठी में होंगे। लाल सागर को कोई खतरा वैश्विक ऊर्जा संकट को और गंभीर कर सकता है और युद्ध के नए दौर की विस्फोटकता को भी उजागर करता है। अब इन सभी टुकड़ों को जोड़कर देखिए। ट्रंप ने मंगलवार को घोषणा की कि अगले हफ्ते अमेरिका ईरान के बिजली घरों पर बमबारी शुरू करेगा। ईरान ने गुरुवार को कहा कि अगर बिजली घरों पर हमला हुआ तो हम बाब अल मंदब जलडमरू मध्य बंद कर देंगे। अमेरिका ने शुक्रवार तड़के पुलों पर हमला किया, जरूरी नहीं कि ऊर्जा क्षेत्र पर हुआ हो। जवाब में ईरान ने बाब अल मंदब जलडमरू मध्य फिलहाल बंद नहीं किया, लेकिन पहली बार सीरिया पर हमला किया, और कुल मिलाकर एक साथ 7 देशों पर हमला हुआ है। यह साफ संकेत है कि ईरानियों के पास वाकई में मिसाइलें हैं। ध्यान दिला दूं कि डोनाल्ड ट्रंप पहले ही सब कुछ नष्ट करने का दावा करते थे। खासकर ईरानी अधिकारियों द्वारा डोनाल्ड ट्रंप को दी गई धमकियों का जिक्र जरूरी है। तेहरान के इस्लामिक क्रांति चौक पर बुधवार को एक बिलबोर्ड लगा था जिसमें डोनाल्ड ट्रंप को ताबूत में दिखाया गया और लिखा था, वी किल ट्रंप, यानी हम ट्रंप को मार देंगे। अब बात पूरी तरह से व्यक्तिगत स्तर पर आ गई है। ईरान के विदेश मंत्री अरकची ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को पत्र में लिखा, क्षेत्र में दुश्मन ताकतों के सभी ठिकानों और संपत्तियों को वैध सैन्य लक्ष्य माना जाए। संपत्तियां, यह शब्द जानबूझकर धुंधला रखा गया है और इसका एक डरावना मिसाल पहले से मौजूद है। मार्च के युद्ध में, याद दिला दूं, ईरानी मिसाइलें और ड्रोन दुबई पर हमला कर चुके हैं। तब दुबई का हवाई अड्डा, दुबई का बंदरगाह, बुर्ज अल अरब और फेयरमाउंट पाम होटल, जो इस मशहूर समुद्र में बनी कृत्रिम पाम पर हैं, हमले की चपेट में आए थे। अब जरा याद कीजिए, किसके गगनचुंबी इमारतें, गोल्फ क्लब और बुलेट प्रूफ टावर उसी दुबई और पूरे फारस की खाड़ी में खड़े हैं। हाँ, ये ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन है, और आज ईरानियों ने सार्वजनिक रूप से कहा है कि अगर ट्रंप नहीं रुके तो वे फारस की खाड़ी क्षेत्र में ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉपर्टी पर हमले शुरू करने के लिए तैयार हैं, और उन्होंने पहले लक्ष्यों की सूची भी जारी कर दी है। वैसे दुबई तक भी ये खबरें पहुंच चुकी हैं। आज अमीरात सरकार को डाउनटाउन और ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉपर्टीज के पास धमाकों की अफवाहों का खंडन करना पड़ा और अफवाह फैलाने वालों को आपराधिक कार्रवाई की चेतावनी देनी पड़ी। यानी घबराहट अपने आप में एक हथियार है, और हमलों की पहली लहर में दुबई पहले ही थोड़े समय के लिए खाली हो गया था, थोड़े समय के लिए खाली हुआ था। इसलिए अब जब ऐसी घबराहट की लहरें फैलाने की कोशिश की जा रही है तो ये फिर से लोगों को दुबई छोड़कर जाने के लिए मजबूर करने की एक कोशिश है। अब देखें यह सब किस दिशा में जा रहा है। बनती संरचना पर ध्यान दें। अस्थायी युद्ध विराम टूट चुका है, अब कोई मेमोरेंडम नहीं है। हार्मुज जलडमरू मध्य ईरान ने बंद कर दिया है। अमेरिका ने ईरानी बंदरगाहों की जवाबी नाकाबंदी कर दी है, और इसी रात अमेरिकी सैनिकों ने यहां तक कि टैंकर वेन याओ पर भी चढ़ाई कर दी। ओमान के तट के पास एक और जहाज को ईरान की ओर से हमला झेलना पड़ा। तेल की कीमतें बढ़ रही हैं, दोनों पक्ष छठी रात हमले कर रहे हैं।
और दोनों में से कोई भी पक्ष सार्वजनिक रूप से बातचीत की मेज पर लौटने की इच्छा नहीं जता रहा है। यहां से तनाव बढ़ने की सीढ़ी डरावनी तरह से साफ दिख रही है, वो भी पायदान दर पायदान। पहला कदम तो असल में आज रात ही पार हो चुका है। पहला कदम है पुल, लॉजिस्टिक्स और ऊर्जा क्षेत्र पर पहले पुष्ट हमले। फिर से ईरान ने ऊर्जा क्षेत्र पर हमले की बात कही है, जबकि अमेरिकी चुप हैं। दूसरा कदम वही है, यानी बिजली घरों पर बड़े पैमाने के हमले, जिनकी घोषणा ट्रंप ने अगले हफ्ते के लिए की थी। तीसरा कदम अपने आप है, इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स का यमन को आदेश देना ताकि यमनी हूती बाब अल मंदेब जलडमरू मध्य को बंद करना शुरू कर दे। और इसी तीसरे कदम पर हम सबसे जटिल स्थिति में आ जाएंगे। अभी हम पहले कदम पर है, लेकिन अमेरिका जैसे दूसरे पर कदम रखना शुरू कर चुका है। क्या इस रास्ते से हटने का मौका है? हां, नजर भी आ रहा है। डोनाल्ड ट्रंप अभी भी कूटनीति का संकेत दे रहे हैं। मध्यस्थ की भूमिका में पाकिस्तान और कतर लगातार काम कर रहे हैं। ईरानी मिसाइलों के बावजूद कतर अपनी मध्यस्थता छोड़ता नहीं और आधिकारिक रूप से ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई की सहमति से इनकार करता है। यानी दोहा अभी भी कूटनीति का एक आकर्षण केंद्र बना हुआ है, यानी कूटनीतिक रास्ते अब भी खुले हैं। समस्या कुछ और है। दोनों पक्ष अभी पूरी तरह से मानते हैं कि बस एक और वार और विरोधी जरूर टूट जाएगा। ट्रंप मानते हैं कि पुल और बिजली घर तेहरान को हार्मुज जलडमरू मध्य सौंपने पर मजबूर करेंगे, और तेहरान मानता है कि बाब अल मंदेब जलडमरू मध्य को बंद करने की धमकी और डोनाल्ड ट्रंप की संपत्ति को खतरे में डालने की धमकी जरूर उसे पीछे हटने पर मजबूर कर देगी। और जब दोनों खिलाड़ी इस बात को लेकर आश्वस्त हों कि जीत बस एक वार की दूरी पर है, लेकिन कोई भी रुकना नहीं चाहता। अब ध्यान दो सवालों पर है। क्या ट्रंप ईरान के पावर प्लांट्स पर हमला करेंगे? क्या ईरान बाब अल मंदेब जलडमरू मध्य को बंद करने की अपनी धमकी पर अमल करेगा? असल में यही दोनों पक्षों की सबसे बड़ी और आखिरी धमकी है, और मुझे लगता है कि यहीं से हम इस युद्ध की चरम सीमा के करीब पहुंच रहे हैं। जैसा कहते हैं, पहले कौन झुकेगा। यहां मैं विराम लेता हूं। अपनी राय नीचे कमेंट करें और इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे टेलीग्राम चैनल पीची न्यूज को सब्सक्राइब करें। लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में है, वहां ताजा खबरें तुरंत मिलती हैं। अगर आप इस YouTube चैनल के काम को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक और डिटेल्स के जरिए कोई भी डोनेशन कर सकते हैं। बस इतना ही। अपना ख्याल रखें। सबको अलविदा।